नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर रेल मंडल ने एक बार फिर से अपने पिछले लोडिंग रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस साल फिर एक बार लोडिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चक्रधरपुर रेल ने लोडिंग के नए रिकॉर्ड को कायम कर पूरे भारतीय रेल में चौथा स्थान प्राप्त किया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 139.35 मीट्रिक टन की लोडिंग की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2.91% ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 145.13 मीट्रिक टन की माल ढुलाई चक्रधरपुर रेल मंडल में हुई थी। हालांकि टारगेट पूरा करने में चक्रधरपुर रेल मंडल 1.01% पीछे रह गई। मंडल को माल ढुलाई के लिए 150.87 मीट्रिक टन का टारगेट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मिला था। माल ढुलाई से हुई कमाई की बात की जाए तो मंडल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,3,4,5,6.89 करोड़ रुपए राजस्व अर्जन का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए मंडल ने 1,3,290.75 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो कि टारगेट से 1.23% कम है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में माल ढुलाई से 1,2,854.78 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जन हुआ था और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मंडल ने इस वर्ष राजस्व अर्जन में 3.39% की वृद्धि दर्ज की है। पूरे में अगर देखा जाए तो हमारा जो टोटल जो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हमेशा से जो 4 की जो डिविजन है वो मिलके ऑलमोस्ट 40 से लेके 45% लोडिंग करते हैं। तो इस बार भी ऐसा रहा। चौथा स्थान, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि शुरू से हमारा चौथा स्थान रह रहा है, तो इस बार भी हम 4th नंबर पे आए। क्योंकि हमारे यहाँ कोल की लोडिंग अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आने वाले वर्षों में उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हम जो है 160 मिलियन टन या उससे भी ज्यादा हम लोड करेंगे। पहले स्थान पे जोन की लोडिंग का जब बात आती है तो हमेशा SECR ज्यादा रहता है और उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे रहता है और उसके बाद में जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे का रहता है। यद्यपि डिविजन के लिहाज से अगर देखा जाए तो धनबाद डिवीजन जो ECR में आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, वो नंबर 1 स्थान पे रहा। कोल की लोडिंग वहां ज्यादा रहती है। इसके बाद बिलासपुर और खुर्दा भी लगभग समीप ही रहे हैं और CKP डिवीजन जो है वो 149 लोड करके लगभग 10 मिलियन टन उनसे लगभग पीछे रह रहा है। यात्री ट्रेनों से भी चक्रधरपुर रेल मंडल ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। मंडल को टारगेट 426.68 करोड़ रुपए का मिला था, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए मंडल ने 430.39 करोड़ रुपए का राजस्व केवल टिकट बिक्री से अर्जित किया है। बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 285,570 केस बनाए गए। अन्य कोचिंग की कमाई की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29.8 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इसके अलावा विविध आय के स्रोतों से रेल मंडल ने टारगेट और पिछले वर्ष के आमदनी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12.64 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें 28.51% की वृद्धि दर्ज की गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM गजराज सिंह ने बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल के विषम परिस्थितियों में भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को कायम रखते हुए पूरे भारतीय रेल में चौथे स्थान को बरकरार रखने का काम किया है। देखिए, चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्य रूप से जाना जाता है लोडिंग डिविजन्स के रूप में। जो भारतीय रेलवे के 70 डिविजन्स हैं उनमें टॉप जो 5 लोडिंग डिविजन्स हैं उसमें चक्रधरपुर पिछले कई समय से चौथे स्थान पर रहता है और इस बार भी फ्रेट लोडिंग के मामले में चौथा स्थान रहा इन टर्म्स ऑफ लोडिंग। हमारे को जो टारगेट है लगभग 150 मिलियन टन का मिला था, लेकिन हमने 149 मिलियन टन लोड किया और टारगेट से लगभग 1% कम रहा, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले हमने 6 मिलियन टन ज्यादा लोड किया। और इसी तरह से जो रेवेन्यू है हमारा वो भी हाईएस्ट आज तक का, लोडिंग भी आज तक की हाईएस्ट लोडिंग हुई है। यद्यपि टारगेट थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन चूंकि हमें बक्से थोड़ा कम उपलब्ध हो पाए तो हम थोड़ा सा कम लोडिंग कर पाए, लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले हमने बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस दी है।
और अगर हम बात करें कोचिंग परफॉर्मेंस की, तो कोचिंग परफॉर्मेंस में हमने जो हमारी जो अर्निंग है वो टारगेट को भी हमने पूरा किया है और पिछले साल को भी हमने जो है क्रॉस कर दिया। हमारा जो टारगेट जो था वो लगभग 426 करोड़ रुपए का था, जो कि हमने 430 करोड़ रुपए की अर्जित करके पिछले साल से 0.87 ज्यादा, टारगेट से 0.87 ज्यादा, पिछले साल से 11% से ज्यादा हमने किया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो सीकेपी डिवीजन का परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा रहा। हमारा जो आउटस्टैंडिंग रहता है स्टेशंस का, जब साल का जो प्रारंभ हुआ था तब हमारा लगभग 193 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था और वो घट के जो है वो 188 करोड़ हो गया। और अब उम्मीद करते हैं इस साल हम जो है और बेहतरीन जो है वो प्रदर्शन करेंगे। ग्रॉस अर्निंग की अगर बात की जाए तो हमारी जो ग्रॉस अर्निंग है वो पिछले साल के मुकाबले हम 3.66% हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन टारगेट से हम 1.15 पीछे रह गए। तो ये कुल मिला के सीकेपी डिवीजन का परफॉर्मेंस रहा। इस साल हमने 149 मिलियन टन लोड करके भारतीय रेलवे में हमारा चौथा स्थान रहा और धनबाद, बिलासपुर, खुर्दा के बाद में चौथा स्थान चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन का। धूप की तपिश बढ़ने के साथ अब देसी फ्रिज यानी मटके सुराही की मांग बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ते देख मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार विभिन्न डिजाइनों में मटका, सुराही, कुल्हड़, बोतल, गिलास बनाने में जुट गए हैं, जिन्हें दुकानों में सजाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में नए डिजाइन वाले मिट्टी के इन बर्तनों की बिक्री शुरू होने से कुम्हारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। गर्मी के मौसम में तन को शीतलता देने के लिए बाजार में अब कई तरह के मिट्टी के बर्तन बिक्री के लिए आने लगे हैं। जैसे जैसे इनकी मांग बढ़ रही है वैसे वैसे व्यापारी बाजार भी इनकी सजावट करने लगे हैं। शहर के कासीडी स्थित कुम्हारपाड़ा के पास सड़क किनारे की दुकानें गुजरात, सिलीगुड़ी और कोलकाता में बने एक से बढ़कर एक आकर्षक नक्काशी किए गए मिट्टी के बर्तनों से सज गई है। खरीदारों का कहना है कि मिट्टी के बर्तनों में गर्मी के मौसम में पानी ठंडा रहता है, साथ ही इसका पानी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का बोतल खरीदना है। क्या लाभदायक लाभ होना है? गर्मी में प्यास मिटता है, ठंडी और फ्रिज का पानी पियेंगे तो गला दर्द होता है और घड़ा का पानी पियेंगे तो ठीक रहता है। नहीं, ये ठंडा एकदम नॉर्मल होता है, मतलब पीने लायक होता है और उससे कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचता है, इसीलिए। वहीं दुकानदार बताते हैं कि समय के साथ अब मिट्टी के बर्तनों की आकृति व रंग रूप बदलने लगे हैं। बाजार में मांग के अनुसार उन पर सजावट की जाती है। मिट्टी के बर्तनों की मांग के साथ ही इनकी खरीद में अब साल दर साल बढ़ोतरी होने लगी है। इससे रोजगार भी मिल रहा है। खास तौर पर गुजरात के सफेद मिट्टी से बनी डिजाइनदार सुराही व मटके की मांग ज्यादा है। ये मजबूत होने के साथ साथ काफी आकर्षक डिजाइनदार होती है। इनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 500 तक है। देखिए सर, अभी मिट्टी का बर्तन का पानी बहुत लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभदायक है और इसका पानी कभी किसी को साइड इफेक्ट नहीं करता है। ये पानी बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता है। देखिए, गर्मी स्टार्ट होते ही लोग मिट्टी का सामान पसंद करते हैं और लोग ले जा रहे हैं लोग, और अच्छा तरह से अभी हम लोग नया नया लुक दे रहे हैं ताकि लोग प्रभावित हो। नया लुक में देखिए, जैसे जैक टाइप का आया है और मटका लाया गया है। ये बहुत दूर से मंगाया गया है, गुजरात से मंगाया गया है। इसको रिस्क है, टूटता है कुछ, उसमें भी जो टूटता है मुनाफा में जोड़ा जाता है उसको। फ्रिज का पानी तो आपको नुकसानदायक होता है, उसमें गला में लग जाता है और मिट्टी का बर्तन का सामान कभी आपको गला को नुकसान नहीं देता है। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में गर्मी ने दस्तक दे दी है। लोगों को दिन में तेज धूप के चलते मई जून जैसी तपिश झेलनी पड़ रही है। तापमान की बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ऐसे में लोग गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करने में लगे हैं। इसी बीच अब देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटके की डिमांड में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जमशेदपुर से इनसाइड झारखंड के लिए धनंजय कुमार की रिपोर्ट।
और राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों के होटलों में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना के बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने सोमवार को छापेमारी अभियान चला। इस दौरान सेक्स रैकेट में शामिल कुल 10 लड़कियों, एक युवक और विभिन्न होटलों के 3 मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया है। डेली मार्केट थाना की पुलिस ने होटल लेक व्यू में छापेमारी कर सेक्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में 3 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में होटल के मालिक मंसूल पॉल को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर सदर थाना पुलिस की टीम ने बूटी स्थित होटल रॉयल और ढेला टोली प्रवेश करने वाले मार्ग पर स्थित मां रेसिडेंसी में छापेमारी की। पुलिस ने दोनों जगहों से कुल 7 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में होटल रॉयल के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्स रैकेट में शामिल अधिकांश लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। युवतियों ने अपने बंगाल के पता का आधार कार्ड भी पुलिस को दिया है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि होटल में मालिक और मैनेजर की संलिप्तता पर सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। सेक्स रैकेट के धंधे में संलिप्त लोग बंगाल से लड़कियां लाते थे और कस्टमर की डिमांड पर होटल तक पहुंचा देते थे। सेक्स रैकेट चलाने वाले पहले से होटल में कमरा बुक कर रखते थे। इसके बाद जिन कस्टमरों को लड़कियों की जरूरत होती थी उन तक लड़कियों का फोटो भेज दिया जाता था। होटल में आने वाले लोगों के बारे में पूरा ब्यौरा भी नहीं रखा जाता था। पुलिस को छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पूछताछ में बंगाल की लड़कियों ने पुलिस को बताया कि वे गरीब हैं और अपने परिवार की परवरिश के लिए इस पेशे में आ गई। करते हैं और वहाँ पर जो है संभवतः बांग्लादेश या बंगाल से लड़कियाँ आती हैं और उनका जो है अनैतिक देह व्यापार चलता है। तो ये कानूनी रूप से जुर्म है। इस पर हमने जो है 3 टीम बनाकर रेड कराई है और रेड्स चल रही हैं। रेड्स का रिजल्ट हम जब आ जाएगा फिर बताएंगे। और टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से जमशेदपुर के मोहन आहूजा स्टेडियम में नए स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने इस नवनिर्मित कोर्ट का उद्घाटन किया। नए स्क्वैश कोर्ट को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सिंगल स्क्वैश कोर्ट डिजाइन मापदंडों और दिशा निर्देशों के आधार पर डिजाइन किया गया है। इस कोर्ट का आकार 6.4 मीटर इंटू 9.75 मीटर, कोर्ट की स्पष्ट ऊंचाई 5.65 मीटर और रोशनी का स्तर 1000 LUX है। यहाँ आसानी से सिंगल वर्ग के मुकाबले खेले जा सकते हैं। मौके पर CEO और प्रबंध निदेशक ने जोर देकर कहा कि टाटा स्टील खेल उत्कृष्टता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस क्षेत्र में अपने योगदान पर बहुत गर्व महसूस करती है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब 19 अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग हो सकती है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नया खेल छात्रावास बनाया जाएगा। इस मौके पर टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्रन ने नए गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए भूमि पूजन किया। फिलहाल JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले से स्पोर्ट्स हॉस्टल मौजूद है। यहाँ पर बालक व बालिका दोनों साथ में रहकर तीरंदाजी और क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग करते रहेंगे, शहर के लिए जो सही है हम लोग करते रहेंगे और स्पोर्ट्स में हम लोग का आप लोग जानते हैं बहुत सालों से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जमशेदपुर में हमारा ख्याल में ऐसे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलेंगे। जो भी शहर पे एक ही जगह में स्क्वॉश, स्विमिंग, जिम, बैडमिंटन, टेनिस सब कुछ है। तो ये है कि सिटीजन्स को ये यूज़ करना चाहिए, ये जो फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है और उम्मीद है कि ऐसी फैसिलिटीज़ जमशेदपुर के नागरिक के लिए अच्छा होगा और वो लोग यूज़ करेंगे और अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे। वहीं रांची पुलिस ने अवैध शराब कारोबार का भांडाफोड़ किया है। SSP चंदन सिन्हा के निर्देश पर सिटी SP राजकुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने चुटिया थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी रोड नंबर 4 में छापेमारी कर 143 बोतल अवैध शराब बरामद की है। SSP चंदन सिन्हा ने सोमवार दोपहर में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। SSP ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारकापुरी में फास्ट फूड की दुकानों में गुपचुप तरीके से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। शराब पीकर लोग शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SSP ने सिटी SP राजकुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया और छापेमारी की।
शराब के विरुद्ध भी जो है अवैध शराब है उसके विरुद्ध अब कल भी देखे होंगे कि सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई थी। उसके बाद जो है सिटी एसपी को इनपुट मिला कि अयोध्यापुरी मोहल्ला है चुटिया का, वहाँ पर जो है घर में रखकर अवैध शराब की बिक्री हो रही है और कोई जो है जो फास्ट फूड का दुकान चलाता है वो इसमें इन्वॉल्व है। इस पर छापेमारी हुई जिसमें जो है कुल 136 बोतल है, 142 बोतल विदेशी शराब जब्त हुआ है और ये जो आदमी है वो अभी फरार है, लेकिन वो चिन्हित हो गया है। हम लोग जल्दी से गिरफ्तार करके इसके फिर जो है पूरे नेटवर्क का पता लगा। बिहार नहीं, ये लोकल कंजम्पशन के लिए अभी तक जो बात पता चली है, लेकिन अब बाकी अब क्या आगे का डिजाइन था वो जब अरेस्ट होगा तब पता चलेगा। और आज ही पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। ताजा मामले में बुंडू से 1 किलो अफीम के साथ एक पेडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बसंत महतो सोनाहातू के बहरजारा रहने वाला है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली थी कि बुंडू में मां रसोई होटल के पास अफीम की खरीद बिक्री की डील होने वाली है। पुलिस ने होटल के पास छापेमारी कर पेडलर बसंत को दबोच लिया, जबकि उसके 2 साथी बाइक से भागने में सफल रहे। तलाशी के क्रम में बसंत के पास से 1 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सस्ते दाम में वह अफीम की खरीदारी कर ग्राहकों को ऊंचे दाम में बेचा करता था। पुलिस गिरफ्त में आए बसंत महतो के साथियों की तलाश में जुटी हुई है। ये जो है रांची पुलिस लगातार जो है ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और विगत 1 माह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में कई गिरफ्तारियां हुई है। तो रूरल एसपी की टीम ने इसमें बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस डेवलप किया और बुंडू थाना प्रभारी बुंडू डीएसपी जो है इस इंटेलिजेंस को फर्दर प्रोसेस किया और तब पता चला कि एक आदमी जो है वो इसमें बहुत दिनों से संलिप्त है और ये बसंत कुमार महतो नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। साथ में 1 किलो अच्छी क्वालिटी का जो अफीम होता है उसे जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत कम करीब 1.25 लाख रुपये होती है। और हम लोग जो है इसके फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज का अनुसंधान कर रहे हैं कि इनसे और कौन कौन जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग पूरे ड्रग नेटवर्क का खुलासा कर पाए। थोड़ा ये फलों के पकने का मौसम जो होता है वो निश्चित ही रूप से स्मगलरों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए पुलिस का यह अभियान उनके लिए जो है भी सरदर्द बना हुआ है। दूसरी ओर डोरंडा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें शाहिद अंसारी और मोहम्मद मुजमिल शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 32 पुड़िया ब्राउन शुगर व नगद 1050 रुपए भी जब्त किए हैं। डोरंडा थाना प्रभारी आनंद किशोर प्रसाद को सूचना मिली थी कि पुलिस ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी में उनके पास से ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली है। इधर पूंदाग पुलिस ने 166 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ परवेज अंसारी को पकड़ा। वह जामा मस्जिद पूंदाग का रहने वाला है। ड्रग्स के विरुद्ध जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है उसके दौरान डोरंडा थाना प्रभारी उनके साथ जो है और ऑफिसर रितेश पांडे और सुरेश जो हैं ये मिलकर एक रेड किए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में और इसमें जो 32 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। ये इनपुट सिटी एसपी को मिला था कि साहब जो लोग हैं वो ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, ये ड्रग पेडलर हैं और दोनों ड्रग पेडलर अरेस्ट हुए हैं। और इसके बाद जो है हम लोग ड्रग पेडलर को कहाँ से मिला उस सोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर दिया गया है। और चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने माना है कि ट्रेनों के लेट चलने से यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ट्रेनों के लेट चलने की शिकायत भी मिल रही है। इसे लेकर रेलवे के द्वारा यात्री ट्रेनों के समय अनुपालन पर विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। सीनियर डीसीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को जल्द ही निजात मिल पाएगा। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनें 7 से 8 घंटे लेट चल रही हैं। पैसेंजर ट्रेन ही नहीं, दुरंतो जैसी एक्सप्रेस ट्रेन भी मंडल में प्रवेश करते ही लेट हो जाती हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। अब इस गर्मी के मौसम में भी ट्रेन लेट होने से ट्रेन के अंदर सफर कर रहे यात्रियों की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। विषय हमें समय समय मदद में भी ढेरों इसकी जो है वो मिल रही है शिकायतें। तो परिचालन विभाग को इस बारे में बार बार जो है वो किया जा रहा है कि कोशिश की जाए कि फ्रेट लोडिंग जोन में भी कोचिंग्स को जो है ज्यादा वरीयता दी जाए। तो धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा, ये उम्मीद करता हूं। अब जो है परिचालन विभाग इसके ऊपर डीआरएम साहब ने इस पर सख्त हिदायत भी दी है और हमारे जोनल हेडक्वार्टर से भी इस पर बार बार प्रेशर आ रहा है। रेल मदद में इसकी शिकायतें बढ़ रही है। परिचालन विभाग को भी कहा गया है कि वो किया जाए और उसके लिए वो प्रयासरत भी है। वहीं पूर्वी
पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी चोरी और सीना चोरी कर रही है। संवैधानिक संस्थाएं कांग्रेस की जागीर नहीं है और संस्थाएं कानून के तहत काम करती हैं। विद्युत वरण महतो ने कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स समेत अनेक घोटाले कर कांग्रेस ने देश में 12 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा देश के लोगों को सेवा देने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने ऐसे कई घोटाले का खुलासा किया। बंद मऊ भंडार कारखाना और HCL की खदानें केंद्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो जरूर खुलेंगी। धालपुर में एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया जारी है। मौके पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंडी चरण साव, लखन माडी, गोपाल कोईरी, राहुल पांडे समेत कई लोग उपस्थित थे। वहीं चाईबासा की कला एवं सांस्कृतिक भवन हरिगुट्टू में आदिवासी हो समाज महिला महासभा की ओर से मांगे पोरब संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और भाषा पर अध्ययन कर रहे लोगों ने हिस्सा लिया। नई पीढ़ी और विद्यार्थियों द्वारा अपने अपने गांव की मांगे पोरब से प्राप्त सांस्कृतिक समझ, ज्ञान और अनुभवों को साझा किया गया। इसकी सांस्कृतिक मान्यताओं पर गहन संवाद हुआ। इसके माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषता के बारे में पूर्व डिप्टी स्पीकर देवेंद्र नाथ चांपिया, साहित्यकार से महासभा के पूर्व महासचिव घनश्याम गागराई, पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन मारला आदि गणमान्य लोगों ने विशेष जानकारियां दी। इस अवसर पर आदिवासी हो समाज महिला महासभा उपाध्यक्ष नागेश्वरी जारिका, सचिव बिमला हेम्ब्रेम, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारी मौजूद थे। एक तरफ जहां सरकार गरीब जरूरतमंद परिवार तक अनाज पहुंचाने को लेकर वचनबद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहता है कि प्रत्येक परिवार को अनाज मुहैया कराना उनका कानूनन अधिकार है। इसके बावजूद पोटका निवासी समीना का परिवार सरकारी सुविधाओं से वंचित है। इस परिवार को पिछले 1 साल से अनाज और पिछले 6 महीने से पेंशन का लाभ नहीं मिला है। कई बार लिखित आवेदन देने के बाद भी इस और किसी का ध्यान नहीं गया। अब बेबस समीना अपने पति नईमुद्दीन के साथ आंखों में आंसू लिए बस एक उम्मीद की बाट जो रही है। समीना के अनुसार वर्ष 2022 में उनके पति एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। तभी से वो अचेत अवस्था में बेड पर पड़े हुए हैं। उनकी कोई संतान भी नहीं है। पड़ोसी एवं आसपास के लोग जो भी भोजन देते हैं उनसे दंपति का गुजारा होता है। राशन कार्ड में आधार नंबर गलत चढ़ जाने के कारण सरकार की ओर से मिलने वाला राशन भी बंद कर दिया गया है। पति जब तक चल फिर रहे थे तो राशन कार्ड से अनाज मिल जाता था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। अब राशन भी उन्हें नहीं मिलता है। कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद किसी ने कोई पहल नहीं की है ना। इनका हस्बैंड जो है चच्ची भी है और मेरा चच्चा जो है अपाहिज है। दोनों मैंने उठ बैठ नहीं सकते, एक्सीडेंट हो करके हुआ है और इसका भी कमर में डैमेज हो करके ये भी ज़्यादा मैंने काम नहीं कर सकती। और अगला जनवरी से 1 साल 3 महीना हो गया है जो इनका राशन पानी नहीं मिल रहा और पेंशन जो आता है वो भी सरकार की तरफ से वो भी बंद है। और हम लोग जो परिवार है या कोई भी मेहमान उमान आते हैं तो इसको जो होता है 150 या राशन जो देते हैं उसी से घर गुजारा चलता है इनका। इन लोग का बाल बच्चा नहीं है और इन लोग का दिक्कत बहुत है। इन लोग खाने बगैर तरस रहा है। सब अपना अपना आदमी दे रहा है और उसको मैं बोलो पड़ोसी लोग देता है तो इन लोग खाता है और नहीं तो भूखे रहता है। इन लोग का राशन कार्ड में भी चावल नहीं मिलता है, पेंशन भी नहीं मिलता है। आज आगे जनवरी से चावल नहीं मिलता है तो इन लोग कैसा करके चलेगा। आप लोग अगर मदद नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। 3 महीना से हमको राशन नहीं मिला है। 1 साल 3 महीना से राशन नहीं मिला है।
उसके अलावा क्या बोलते हैं पेंशन पैसा अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन के लिए दिक्कत हो रहा है, ले जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। काहे कि क्या बोलते हैं KYC भी नहीं हुआ है और 5 महीना ऐसा हो गया है कि हमको इसका पेंशन नहीं मिल रहा है। उसका अलावा क्या बोलते हैं बहुत दिक्कत हो रहा है, इसको ले जाने में कोई आते नहीं है। किसी वाला एक्सीडेंट हुआ है, बोल वाला लोग आ रहे थे, जा रहे थे बैंक जा रहे थे पैसा निकालने के लिए, तो पैसा निकालने के लिए जा रहे थे, पैसा उन्हें सामने में मार करके उन्हें गिरा दिया, पूरा खून गिर गया। इसको TMS में भर्ती किए, TMS में बहुत दिक्कत हो गया, 1 महीना से ज़्यादा रहेगा, 1 महीना 12 रोज रहेगा। उसके बाद लेके गए रांची रिम्स में भर्ती किए थे, वहाँ पर भी 1 महीना 15-20 रोज थे। उसके बाद वहाँ पर छुट्टी दे दिए, वहाँ से लेके आए। बेटी मेरा कुछ कोई नहीं है, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको कोई दे रहा है तो हम खा रहे हैं, वही का चलते ना पेंशन मिल रहा है अभी, ना हमको चावल मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा है, ना हमको मेरा बेटा बेटी है, कोई नहीं है मेरा, बहुत दिक्कत है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।